नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 सितंबर सन 2025। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी यानी देवनागरी लिपि को भारत की राजभाषा के रूप में चुना था। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राजभाषा हिंदी को सम्मान देने और इसके प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1 अक्टूबर से हरियाणा में शुरू होगी MSP पर बाजरे की खरीद, किसान रहें तैयार। मनीषा केस अपडेट। CBI ने मनीषा केस की जांच को पूरी ताकत से लिया, परिवार को न्याय की उम्मीद। हरियाणा में भूमि लेन देन होगा पारदर्शी और विवाद मुक्त। जमीन रजिस्ट्री की ऑनलाइन सुविधा जल्द होने जा रही है शुरू। सितंबर महीने में इन 5 सब्जियों की खेती से किसान कम लागत में कमाएंगे लाखों रुपए। जानिए कौन सी फसलें हैं सबसे अधिक फायदेमंद। क्रेडिट कार्ड से जुड़ी केंद्र सरकार की नई योजना, मिलेंगी 5 लाख रुपए तक की लिमिट। अटेली में नायब तहसीलदार के खिलाफ लोगों में रोष, पूरा दिन नहीं बैठते कार्यालय में, परेशान लोग काट रहे हैं चक्कर। हरियाणा के ITI में खाली सीटों पर दाखिले का मौका, 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर सीधा प्रवेश मिलेगा, 10,000 सीटें हैं खाली। भारत पाक मैच देखने दुबई नहीं जाएंगे BCCI के ज्यादातर अफसर। पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी बोली बाइकआउट करें। त्योहारी सीजन से पहले लाइफ बॉय साबुन और डव शैम्पू सस्ते होंगे, घर के बजट में भी आएगी राहत। निरंकारी संत समागम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। भोडवाल माजरी स्टेशन पर ठहराव करेंगी ये महत्वपूर्ण ट्रेनें। SSC ने बदला परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का तरीका, अब मुश्किल व आसान शिफ्ट का नहीं पड़ेगा फर्क। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जारी किया आदेश, 15 दिन में तय होगी नौकरी की स्थिति। बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 16 सितंबर के बाद फिर से मौसम करवट लेगा और मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। इसके बाद ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना बनेगी। हरियाणा में 14 सितंबर को यमुनानगर और अंबाला में 50% से लेकर 75% एरिया में बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 25 से 50% एरिया में बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं कैथल, पानीपत और सोनीपत में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की आशंका है। 15 सितंबर को हरियाणा में केवल पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला में ही बारिश के आसार जताए गए हैं। बाकी जिलों की बात करें तो मौसम साफ रहेगा। तो वहीं 16 सितंबर को भी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण गांव की शिक्षिका मनीषा की मौत का रहस्य 1 महीने बाद भी गहराता जा रहा है। इस मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के हाथों में है, जो पिछले 10 दिनों से लगातार भिवानी में रहकर हर कड़ी को जोड़कर सच तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। 13 अगस्त को गांव सिंगानी के खेतों में मनीषा का शव मिलने के बाद से ही यह मामला लगातार चर्चा में रहा है और लोगों के मन में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। CBI ने इस केस की तह तक जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। शुक्रवार को दिल्ली से FSL यानी फोरेंसिक साइंस लैब की टीम के साथ CBI की टीम गांव सिंघानी पहुंची। टीम ने उस खेत का बारीकी से निरीक्षण किया जहां मनीषा का शव मिला था। इस दौरान मौत से जुड़े अहम सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया। जांच के दौरान CBI ने घटनास्थल पर कई महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की है। इनमें तोसाम और लोहारू के DSP समेत सस्पेंड की गई पुलिसकर्मी शकुंतला भी शामिल थी। इसके अलावा बकरी पालक और चश्मदीद सत्यपाल, खेत मालिक पवन, खेत के सांझी और शव को सबसे पहले देखने वाले ईश्वर से भी घटना से जुड़े सवाल जवाब किए गए हैं। इससे पहले भी CBI की टीम मनीषा के परिवार के सदस्यों, प्ले स्कूल संचालक, नर्सिंग कॉलेज संचालक और लाइब्रेरी संचालकों से पूछताछ कर चुकी है। CBI ने इस मामले में हत्या समेत कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। 3 सितंबर से CBI की टीम भिवानी में रहकर हर पहलू से इस केस की जांच कर रही है। अब तक की जांच में किसी पर भी सीधा शक नहीं जा रहा है, जिससे केस और भी उलझ गया है। यह देखना अब बाकी है कि क्या CBI उस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाकर मनीषा की मौत के पीछे का सच सामने ला पाती है या नहीं। हरियाणा में किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। सूबे के नायब सैनिक सरकार ने खरीफ सीजन की फसलें बाजरा व मूंगफली 1 अक्टूबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदने का बड़ा फैसला कर दिया है। इस संबंध में सभी जिलों में प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फतेहाबाद उपायुक्त ने लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिए कि जिले में 1 अक्टूबर से खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। DC ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद से संबंधित सभी तैयारियां समय से पहले पूरी करें। बाजरा खरीद के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस साल बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2775 रुपए किया गया है, जबकि पिछले साल की बात करें तो यह 2625 रुपए प्रति क्विंटल था। किसानों को अपनी बाजरे की फसल को बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना जरूरी है। केवल उन्हीं किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी जिन्होंने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। महेंद्रगढ़ में बाजरे की खरीद के लिए बात करें तो नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, महेंद्रगढ़, सतनाली और कनीना मंडियां आवंटित की गई हैं। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसल को लेकर मंडियों में आने वाले किसानों के लिए बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल ताऊ देवीलाल की जयंती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ यानी रोहतक में मनाने जा रहा है। रोहतक में अभय सिंह की एंट्री से हुड्डा समर्थकों में गर्मी का माहौल है, तो वहीं बड़े लेवल पर रैली की तैयारी देखकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की भी टेंशन बढ़ गई है। यह रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद चौटाला परिवार का पहला बड़ा आयोजन होगा। रोहतक का चुनावी मैदान चुना जाना भी रणनीतिक कदम है क्योंकि यह कांग्रेस के दिग्गज जाट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि हुड्डा यहां से कमजोर हो चुके हैं। अभय सिंह चौटाला इस मौके पर कई क्षेत्रीय नेताओं को भी मंच पर ला सकते हैं। इनमें शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल, राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल और जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी शामिल हैं। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि यह किसी तीसरे मोर्चे का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन नेताओं को जोड़ने की कोशिश है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों से अलग राजनीतिक विकल्प बनाना चाहते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों के प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागवानी खेती से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों का भी मानना है कि किसान सब्जी की खेती में कम लागत से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अब सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना अगेती प्याज, शकरकंद, लहसुन, बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों की खेती सबसे अधिक लाभकारी होती है। प्याज की खेती की बात करें तो लगभग 5 महीने में पूरी हो जाती है। 1 बीघा जमीन से किसान लगभग 60 क्विंटल तक उत्पादन कर सकते हैं। वहीं लागत की बात करें तो 1 बीघा जमीन पर लगभग 12,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। वहीं शकरकंद की बुआई के लिए सितंबर महीने का समय उपयुक्त रहता है। शकरकंद की फसल 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि फसल अच्छी है तो 1 बीघा जमीन से किसान लगभग 35 से 40 क्विंटल उत्पादन ले सकता है। लागत की बात करें तो 1 बीघा जमीन पर 12,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। गाजर की बुआई के लिए भी सितंबर महीने का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। गाजर न केवल सब्जी बल्कि सलाद के रूप में भी इस्तेमाल होती है। गाजर की फसल में हर रोज पानी की आवश्यकता होती है। किसान कम अवधि वाली किस्म लगाकर 2 महीने के भीतर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और लाखों रुपए में मुनाफा भी कमा सकते हैं। सितंबर महीने में मिर्च की खेती करने के लिए भी इसे सीधे खेतों में रोपाई कर दी जाती है। इस समय मिर्च की खेती के लिए मेड़ बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। मिर्च की फसल लगभग 4 महीने में तैयार हो जाती है। 1 बीघा जमीन पर मिर्च की खेती करने पर लगभग 20,000 रुपए तक खर्च आ जाता है। उत्पादन 50 से 55 क्विंटल तक हो जाता है। सितंबर महीने में ही लहसुन की बुआई से भी उत्पादन बढ़िया रहता है। यदि 1 बीघा जमीन से 40 से 50 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाए तो भाव 100 रुपए किलो तक मिलता है, तो लाखों रुपए में मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप डव शैम्पू, हॉर्लिक्स, किसान जैम और लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम घटाने का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। कंपनी ने यह कदम सरकार की तरफ से जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद उठाया है। अब ग्राहकों को प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य वाले नए पैक जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले उत्पादों की भी सीधी कटौती की गई है। उदाहरण के तौर पर किसान जैम जो कि 200 ग्राम पहले 90 रुपए में मिलता था, अब यह कम कीमत पर उपलब्ध होगा। 200 ग्राम के हॉर्लिक्स का दाम भी 130 रुपए से घटा दिया गया है। डव शैम्पू 340 ml में मिलता है जो पहले 490 रुपए में मिलता था, अब सस्ता मिलेगा। वहीं लाइफ बॉय साबुन की कीमत भी घटा दी गई है। भूमि लेन देन को पारदर्शी, कुशल और विवाद मुक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने जा रही है। अब जमीन की रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। नागरिक घर बैठे ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे और दस्तावेजों की जांच भी ऑनलाइन करवाई जा सकेगी। राजस्व से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने तथा समय पर उपलब्ध करवाने के लिए नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में स्टेक पैमाइश के लिए 300 रोवर सभी जिलों को दिए गए हैं, जिनमें से महेंद्रगढ़ को 12 रोवर आवंटित किए गए हैं। तकनीक और एआई के इस्तेमाल से पैमाइश कार्यों में पारदर्शिता आएगी। भविष्य में पैमाइश के लिए आवेदन भी ऑनलाइन किए जा सकेंगे। अब जैसे ही किसी राजस्व अधिकारी द्वारा बंटवारे की सूचना पोर्टल पर अपलोड होगी, सभी पड़ोसियों को ऑनलाइन समन जारी हो जाएंगे, जिससे कि समय की भी बचत होगी और विवादों में भी कमी आएगी।
निरंकारी संत समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि भोडवाल माजरी में 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम 31 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक होगा, जिसको लेकर संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल भोडवाल माजरी जो कि पानीपत में है में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि निरंकारी संत समागम को देखते हुए समालखा में भोडवाल माजरी रेलवे स्टेशन पर 6 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक 52 ट्रेनों का ठहराव होगा। उन्होंने बताया कि समागम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिनमें जम्मू तवी, अजमेर एवं बांद्रा टर्मिनस चंडीगढ़ रेल सेवा का 6 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक भोडवाल माजरी स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव शामिल है। निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर जाने के लिए गीता जयंती एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, अमृतसर एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, कालका एक्सप्रेस, हजरत साहिब एक्सप्रेस, अंबाला प्रयागराज जम्मू मेल, हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस, प्रयागराज चंडीगढ़ ऊंचाहार एक्सप्रेस, जम्मू तवी टाटानगर मुरी एक्सप्रेस, जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस, वैष्णो देवी कटरा दादर मालवा एक्सप्रेस और उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को भोडवाल माजरी स्टेशन पर 2 मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है। एसएससी ने अपनी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब पुरानी पद्धति जो कठिन और आसान शिफ्ट वाले प्रश्न पत्रों के आधार पर अंकों को एडजस्ट करती थी, उसे रिप्लेस करके नया इक्विप परसेंटाइल मेथड लागू कर दिया गया है। इस नए नॉर्मलाइजेशन के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो उम्मीदवारों के अंक अब सीधे एडजस्ट नहीं होंगे, बल्कि उनके प्रदर्शन का आधार उनकी शिफ्ट के अन्य उम्मीदवारों के साथ उनकी रैंकिंग यानी परसेंटाइल होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी की शिफ्ट में उसने 80% विद्यार्थियों से बेहतर प्रदर्शन किया है तो उसे दूसरी शिफ्ट के उसी स्तर के उम्मीदवार के बराबर माना जाएगा। इससे कठिन या आसान शिफ्ट की वजह से किसी को नुकसान या अनुचित लाभ नहीं होगा। यह प्रक्रिया परीक्षा परिणाम को और अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाएगी। जून 2025 से लागू किए गए इस नियम से लाखों उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा और परीक्षा प्रक्रिया पर उनकी विश्वास बढ़ेगा। इस बदलाव का उद्देश्य विभिन्न शिफ्टों में होने वाली परीक्षाओं की कठिनाई स्तर के विभिन्नताओं को संतुलित करना और सभी उम्मीदवारों को न्याय संगत परिणाम देना है। हरियाणा में लगभग 1,20,000 अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सेवा अवधि खत्म होने पर विभागाध्यक्षों को 15 दिन के भीतर नौकरी की स्थिति साफ करने का निर्देश मिला है। सेवा अवधि खत्म होने पर विभागों को 15 दिन के अंदर कर्मचारियों की सेवा विस्तार या समाप्ति की रिपोर्ट अपडेट करनी होगी। यदि विभाग समय पर कोई जानकारी नहीं देगा तो कर्मचारी को ऑटोमेटिकली कार्य मुक्त माना जाएगा। यह कदम कर्मचारियों की नौकरी की स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए है, जिससे कि असमंजस की स्थिति खत्म होगी। सरकार ने 5 साल से ज्यादा सेवा वाले कच्चे कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा भी दी है। नौकरी और अन्य लाभ जैसे वेतन, सेवा नियम, ग्रेच्युटी आदि के मामले में भी सुधार कर कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। यह निर्णय अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए एक बड़ा राहत का संदेश है और सरकारी विभागों में अनुबंधित कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित भी करेगा। केंद्र सरकार के नेतृत्व में अब तक कई योजनाओं का संचालन किया जा चुका है। इसके तहत लोगों को बिजनेस के लिए लोन भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसी में से कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनके तहत यूजर्स को क्रेडिट कार्ड पेश किया जा रहा है। लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्ग के लिए ऐसी ही एक नई योजना लॉन्च की गई है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया था, तब 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड भी पेश किए जाएंगे। इसको लेकर भी बड़े ऐलान किए गए थे। पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे, ऐसा भी ऐलान किया गया। इसके अलावा आपको इन कार्ड पर कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ भी मिलने वाला है। अब सरकार की तरफ से इन योजनाओं को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड के जरिए व्यवसाय करने वाले लोग हर दिन प्रबंधन के लिए भी पैसे ले सकते हैं। उदाहरण के लिए इक्विपमेंट सामान खरीदने और अन्य संबंधित वेबसाइट खर्चों को पूरा करने में भी क्रेडिट कार्ड काफी मददगार साबित होने जा रहा है। कई SME क्रेडिट कार्ड पर रिकॉर्ड कैशबैक और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। PGI MER चंडीगढ़ द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार कंप्यूटर डिप्लोमा सहित ग्रेजुएट होने चाहिए। आपको बता दें कि भर्तियां निःशुल्क हैं, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 17 सितंबर है। वहीं इंटरव्यू व कौशल परीक्षा की तिथि 23 सितंबर तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें।
टेक कंपनी सैमसंग इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए बजट सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F17 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह फोन अपने सेगमेंट का सबसे पतला और सबसे टिकाऊ स्मार्टफोन है। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यानी OIS के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। ये फीचर लेंस को स्थिर रखने में मदद करती है, जिससे कि क्लियर और शार्प इमेज भी मिलती है। फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसमें कई AI फीचर्स जैसे गूगल जेमिनी और सर्कल टू सर्च दिए गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी F17 को भारत में 3 वेरिएंट के साथ पेश किया गया है। इसकी कीमत की बात करें तो 13,999 रुपए से शुरू होती है, जो टॉप मॉडल में 16,999 रुपए तक जाती है। फोन नियो ब्लैक और वॉयलेट पॉप कलर ऑप्शन के साथ मिलेगा। आप इसे सैमसंग इंडिया की वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट्स और रिटेल स्टोर से खरीद पाएंगे। वहीं इसका वजन की बात करें तो 192 ग्राम है, यानी पतला और हल्का है, जिसे आसानी से कैरी किया जा सकता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर से कवर है, जो स्क्रैच और गिरने से भी बचाता है। साथ ही IP54 रेटिंग है, मतलब हल्की धूल और पानी की छींटों जैसे कि बारिश से सेफ रहेगा। फोन में 25 वाट फास्ट चार्जिंग स्पॉट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो USB Type-C पोर्ट मिलेगा, 5G, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.3, GPS और NFC का भी ऑप्शन शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर के चुराचांदपुर और इम्फाल पहुंचे। उन्होंने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ और इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मणिपुर में मई 2023 में हिंसा भड़कने के बाद PM मोदी का यह पहला दौरा है। प्रधानमंत्री ने इम्फाल में कहा, मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राज्य को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। मैं सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील करता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। PM चुराचांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने रिलीफ कैंप भी गए। वहीं इम्फाल में कार्यक्रम स्थल पर हिंसा पीड़ितों से बातचीत की। आपको बता दें कि चुराचांदपुर कोकी बहुल पहाड़ी इलाका है, वहीं इम्फाल घाटी इलाका है और मैतेई समुदाय का गढ़ भी है। पिछले 2 साल से दोनों समुदायों की एक दूसरे के इलाकों में आवाजाही लगभग बंद है। PM मोदी ने कहा, मणिपुर माँ भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को लगातार मजबूत करना है। मणिपुर में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत बस इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच विश्वास का एक मजबूत सेतु बनाना है। आपको यहाँ पर बता दें कि PM मोदी इम्फाल एयरपोर्ट पर उतरे। उन्हें पहले चुराचांदपुर जाना था, लेकिन इम्फाल में भारी बारिश हो रही थी। मौसम हेलीकॉप्टर से जाने के अनुकूल नहीं था। इसके कारण PM मोदी सड़क के रास्ते 64 किलोमीटर का सफर तय करके लगभग 1.5 घंटे में चुराचांदपुर पहुंचे। वहां कार्यक्रम करने के बाद इम्फाल में जनसभा की। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। पिछले शनिवार की बात करें यानी 6 सितंबर को तो सोना 1,06,338 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो अब 1,09,707 रुपए पहुंच गया है, यानी इसकी कीमत 3,369 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो इस हफ्ते 4,838 रुपए बढ़ी है। पिछले शनिवार को ये 1,23,170 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी, जो अब 1,28,008 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,11,300 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,02,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल अब तक सोने की कीमत 33,545 रुपए यानी 44% तक बढ़ चुकी है। तो वहीं चांदी का भाव की बात करें तो इस दौरान 41,991 रुपए यानी 49% बढ़ चुका है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की सबसे पहले ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।